हेलो एवरीवन। किसी भी एग्जाम्स में सक्सेस पाने का एक गोल्डन रूल होता है क्या कि आपको उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जरूर करने चाहिए। यही गोल्डन रूल लागू होता है आपके सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के हम पीवाईक्यू करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस गिवन है, हैज नो सॉल्यूशन। कंडीशन दे दी हमें यहाँ नो सॉल्यूशन, दो इक्वेशन गिवन है, अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर नो सॉल्यूशन, तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 b1 c1 आपको पता है, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें x का कोफिशिएंट a1 और जो y का कोफिशिएंट b1 और जो c होता है वो लास्ट टर्म यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन होती है उसमें a2 b2 c2 ये इस तरह से दे रखा है, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 होगा हमारा 4 यानी 4 अपॉन a2 क्या होगा सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी कि 2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 है हमारा -3 और b2 है हमारा k, तो -3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू लगा देते हैं c1 अपॉन c2। देखो c1 अपॉन c2 क्या होगा, c1 क्या होगा 9 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -9, ये होगा c1 और 11 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं ये हो जाएगा -11। वैसे माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। देखो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहे ना, मैं एक बार आपको जनरल इक्वेशन बताता हूँ फिर उसको मिटा दूंगा। इस तरह से होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। यानी कि ये दो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, इससे कंपेयर करके आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस निकाल सकते हैं, a1 4 b1 -3 और c1 हमारा -9, ऐसे a2 2 और b2 k और c2 हमारा -11, ठीक है। चलिए ये कंडीशन थी। अब यहाँ हम इसको देखते हैं, देखो 4/2 इक्वल टू -3/k, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो 4 को इस तरह से, देखो मैं यहाँ गोला कर देता हूँ, देखो 4 को k से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 4k इक्वल टू 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा -6। यहाँ से k की वैल्यू हमारी आराम से आ गई कितनी -6/4, कैंसिल आउट कर देते हैं 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -3/2। इक्वल वाला चाहिए था ना, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे नो सॉल्यूशन आए, तो आंसर कितना आ गया -3/2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस y इक्वल टू 10। एक इक्वेशन दे दी, लाइन की इक्वेशन दे दी एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। यहाँ हमें एरिया पता करना है, ये जो लाइन है इसका ग्राफ बना के, और जो दोनों कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, हमने कई वीडियोस में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया है। चाहो तो आप हमारी जो इस चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें पहले एक टेबल बनानी होगी। देखिए अगर हम y की वैल्यू कुछ लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कुछ लेंगे तो y की वैल्यू आएगी। सपोज मैं यहाँ पर y की वैल्यू ले लेता हूँ, पहले कितनी 4 लेता हूँ। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 6, क्योंकि देखो 4 और 6 दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। ऐसे ही अगर और वैल्यू लें एट y इक्वल टू, सपोज मैं 5 लेता हूँ तो x की वैल्यू भी 5 आएगी, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का सम आ जाएगा हमारा कितना 10। ऐसे ही एक वैल्यू और ले लेते हैं, सपोज y इक्वल टू ले लेते हैं हम 6, ठीक है। y 6 हो गई तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इसकी टेबल बना देते हैं। टेबल इस तरह से बना देते हैं, ये हमने एक टेबल बना दी और इस टेबल में हम x और y की वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा x, नीचे लिख दिया हमने y। x कितना था, x हमारा था 6 और y था कितना 4, तो 6 और y कितना 4। आगे देखते हैं x था हमारा 5 और y था कितना 5, तो ये दोनों ही 5 है तो 5 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है x हमारा 4 और y है कितना 6, ठीक है। अब देखो ये टेबल बन गई है, अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम दो एक्सेस बनाएंगे। चलिए ये होगी हमारी y एक्सिस, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस बन गई, और दूसरी बना लेते हैं हम इधर x एक्सिस, इधर बना लेते हैं x एक्सिस,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई। चलो यहाँ पर एरो बना देते हैं और इनको नाम दे देते हैं, ये एक्स और इधर माइनस का एक्स, नीचे ये माइनस वाई और ऊपर प्लस वाई, ऊपर ये प्लस का वाई। ठीक है, अब देखिए ग्राफ पेपर तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं ना, स्केल यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बीच में ये होता है 0, तो यहाँ पे ये 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आगे भी चलता रहेगा। ऐसे इधर माइनस में चलता रहेगा, -1 -2 -3, इस तरह से चलता रहेगा। हालांकि हमें माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी जो टेबल में कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं है। नीचे ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस तरह से चलता रहेगा। माइनस हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारी टेबल में कोई वैल्यू है ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ले तो हम कोई भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर हम देते हैं प्लस का 1, ये वाई की वैल्यू है, लिख देते हैं y2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 ये 10, और आगे भी हम लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ पेपर और स्केल की हेल्प से करते तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बन सकता था। अब देखो बना देते हैं ग्राफ। x है हमारा 6, y है हमारा 4। x हमारा 6 कहाँ होगा, यहाँ पर, y होगा हमारा 4। चलिए कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, x 6 यहाँ पर और y 4 यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और y ये x हमारा 6, तो यहाँ पर ये 6 से ये लाइन इस तरह से खींची, ये पॉइंट बना हमारा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 6,4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 5, x भी 5 और y भी 5, तो ये x भी 5 यहाँ से और ऊपर से y भी 5, तो ये पॉइंट आएगा हमारा कहाँ पर, यहाँ पर। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 5,5 5,5। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा 4,6, x 4 और y 6, x 4 ये रहा और y 6 हमारा यहाँ पर। तो 4 से यानी कि यहाँ से ये यहाँ से लाइन चली आएगी, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। देखो इस तरह से 3 पॉइंट आ गए, एक ये एक ये। हमें क्या करना, हमें इन तीनों पॉइंट को मिला देना, एक स्ट्रेट लाइन हमारी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से मिला देते हैं, ऐसे इसको भी इधर भी खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये लाइन, इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट हमारी आ गई ये एक्स एक्सिस और दूसरी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, जहां पर ये ग्राफ कट कर रहा है, देखो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पर, इसका हमें एरिया पता करना है। यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में या दूसरे लफ्जों में बोलूं तो ये जो शेडेड जो पार्ट है ना, ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। आसान है, कैसे निकालेंगे, देखो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है हमारा क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ अगर देखा जाए तो हाफ ऐसे लिखा, बेस देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 है, हाइट भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो हम ये नीचे हाफ में जो 2 है 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 10, 5 10 या कितना आ गया, 50 आ गया, 50 ये 0 है, 5 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप जो है ना यहाँ पर इसमें जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, या x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इस तरह से भी आप x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, x एक्सिस पर 10 पॉइंट पर और y एक्सिस पर भी 10 पॉइंट पर। आप स्केल और ग्राफ पेपर से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया, 50 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए पहले इनको हम सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, 3x इक्वल टू वाई प्लस 5 है ना, पहले हम इसको लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। हमने जो कांस्टेंट था उसको राइट साइड में लिखा और बाकी x और y को लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी, ठीक है, एक मिनट, हाँ सेकंड इक्वेशन जैसी थी उसको ऐसे ही रन देते हैं, यानी कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है हमें कोई एक टर्म
या तो x वाली या y वाली कोई एलिमिनेट करनी होती है, यानी कि गायब करनी होती है। यहाँ पर देखें ये भी माइनस वाई ऊपर वाला और नीचे वाला भी माइनस वाई, ठीक है। तो जब दोनों ही हमारे माइनस माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। क्या लिखेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो नीचे वाली जितनी टर्म है उनके साइन उल्टे हो जाएं, अपोजिट हो जाएं। जैसे यहाँ पे प्लस का 5x है, ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस वाई है, ये हो जाएगा प्लस का वाई प्लस का, और 11 प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस वाले कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस वाई है, ऊपर माइनस वाई है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस 5x ऊपर 3x, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2x, एक माइनस का एक प्लस का तो घटा देते हैं, साइन बड़े का आता है, 5x से पहले माइनस का तो माइनस का आ गया, ठीक है। इक्वल टू -11 ऊपर प्लस का 5, तो 11 में से 5 घटा देंगे, बचेगा 6, यानी माइनस का 6, तो 11 बढ़ाया तो माइनस का साइन लगा दिया। -2x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगी, क्या बचा 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर एक बार x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें तो देखो क्या आता है, 3x इक्वल टू वाई प्लस 5, यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ 3 पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू वाई प्लस 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, और 5 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू वाई, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4 इक्वल टू वाई, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। चाहो तो इसको आप चेक करना है तो x और y की दोनों की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, LHS इक्वल टू अगर RHS आया था तो हमने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको पहले हम फिर से लिखेंगे, क्योंकि ये अपॉन में कुछ लिखिए ना। चलो पहले इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आता है, बी एक्स इक्वल टू ए वाई, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, जब इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं। चलिए, तो इसी इक्वेशन के नीचे जो सेकंड इक्वेशन ये वाली थी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ x का कोफिशिएंट है b, नीचे x का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -a और नीचे यहाँ y का कोफिशिएंट है b। तो हम जब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कोई एक टर्म सेम हो जानी चाहिए, चाहे तो x का कोफिशिएंट चाहे y का कोफिशिएंट। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो देखो क्या आएगा, एक बार हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम a, और यहाँ पे हमने लगा दी ब्रैकेट को 1। ऐसे यहाँ इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। देखो ऐसा क्यों किया, जब यहाँ a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म देखो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, और यहाँ पर b से करा तो ये क्या हो जाएगा, बी ए एक्स या ए बी एक्स, एक ही बात है। तो हमारी बात बन जाएगी, तब हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे आराम से, ठीक। ये हमारी इक्वेशन थी सेकंड, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दी। अब जरा जो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी जरा देखते हैं। तो जो आ जाएगी इक्वेशन ना, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या, ए बी एक्स माइनस ए को जब ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, इक्वल टू, और ए को इधर 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, देखो बी को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बी को ए एक्स से, तो क्या जाएगा ए बी एक्स, यही आएगा, प्लस बी को बी वाई से करेंगे तो क्या जाएगा बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, अब देखो b को जब हम इन दोनों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, b को ए स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, प्लस b को बी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये नीचे वाली इक्वेशन थी हमारी क्या, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन बनेगी, इनको हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि देखो अगर हमारा ये टर्म यानी कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट या ए बी है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट है ए बी, सेम है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा।
एक का नहीं सबका होना है। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर भी, ये भी माइनस का, और प्लस बी क्यूब ये भी माइनस का। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ क्या अवस्था है, माइनस ए स्क्वायर वाई और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर वाई। तो क्या लिख देंगे हम, इस तरह से लिख देंगे, माइनस कॉमन आप ले सकते हो या फिर आप दोनों को चलो एक स्टेप में पहले ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, ऐसे रहने दिया हमने। अब जो इक्वल में है उनको भी माइनस में लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर बी और दूसरा माइनस का बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से सबसे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, चलो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, माइनस के साथ साथ हम यहाँ से y भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। तो माइनस वाई कॉमन लिया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, वाई हमने ये बाहर ले लिया है, और यहाँ इस माइनस की जगह ले लेंगे हम प्लस, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आई, दोनों से y कॉमन लिया और माइनस बी, इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, क्या आएगा माइनस, और क्या ले सकते हैं b कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में है ना b, तो b कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू निकालेंगे हम पहले। तो y देखो यहाँ से माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है, y को हम इधर ही रहने देते हैं, जो उधर जो राइट साइड में उसको ऐसे लिखते हैं b और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखा, अपॉन जो y के साथ ये जो ब्रैकेट है इसको हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे डिवाइड में। ठीक है, इस ब्रैकेट को इधर पहुंचा देंगे तो ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आराम से ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा b, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है b। अब y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आराम से आ जाएगी, या आप यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा bx इक्वल टू ए वाई था। ठीक है, तो bx को ऐसे ही लिखा, a को ऐसे ही लिखा, और y की जगह हम लिख देते हैं क्या b। ठीक है, जैसे bx इक्वल टू ए बी है ना, तो यहाँ से b भी कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू ए बी अपॉन बी, तब भी b से भी कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी a, ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी b। ठीक है, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 75 and difference is 15। तो हम यहाँ लिख देंगे let the numbers be x and y, let the numbers be, एक नंबर मान लेते हैं हम x और एक नंबर मान लेते हैं हम क्या y। अब देखो जिनका सम 75 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बनती है यहाँ से ये, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 75। दूसरा डिफरेंस दे रखा है 15, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू है कितना 15। ये दो इक्वेशन बन गई ना, हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन एडिंग भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, दोनों से हमारा हो जाएगा। ऑन एडिंग करेंगे तो देखो प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते तो x और यहाँ पे माइनस एक्स आता, तब ये कैंसिल आउट होते। ठीक है, चलिए x और x क्या हो जाएगा 2x। ध्यान रखना आपको, एडिंग में हम साइन चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ 75 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 अपॉन 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 45। तो एक नंबर हमारे पास आ जाता है 45। ऐसे अगर दूसरा नंबर निकालना तो x की वैल्यू को हम यहाँ कोई सी इक्वेशन में पुट कर दें तो आंसर आ जाए। चलो फर्स्ट इक्वेशन इसमें ही पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75। x की वैल्यू 45 है, तो 45 प्लस वाई इक्वल टू 75। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 45 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 75 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 5 से 5 जीरो और 7 में 4 3, तो y की वैल्यू आ जाती है कितनी, y की वैल्यू आ जाती है 30। ठीक है, 30 आ गई। ठीक है, अब आप देख लो 45 और 30 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इन दोनों को और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें बताना है कि ये जो लीनियर पेयर जो आएंगी, सॉरी जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को बता रही हैं या कोइंसिडेंट लाइंस को या फिर पैरेलल लाइंस को। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं, हमें इनका रेशियोज पता होना चाहिए, यानी कि रेशियोज का जो रिलेशन है ना वो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं और c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। इनके रेशियोज इक्वल आते हैं क्या, नहीं क्या आते हैं क्या नहीं आते,
वो एक बार चेक करते हैं, उसके उसी के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन या फिर पैरेलल लाइन। A1/A2 देखते हैं, तो देखो A1/A2 होते हैं एक्स के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ क्या है 6/2, क्या आ जाएगा 2 3 या 6, यानी कि A1/A2 की वैल्यू है 3/1। B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं, देखो कितना आता है। B1/B2 होते हैं वाई के रेशियो, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है -3 और यहाँ वाई का कोफिशिएंट है -1, सॉरी वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आया 3/1 आया, ठीक है। चलिए अब जरा C1/C2 चेक कर लेते हैं। तो C1/C2 10/9, 10/9, ये कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 ये दोनों तो सेम है, C1/C2 को इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं, हियर A1/A2 ये इक्वल है किसके, B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के इक्वल नहीं है। और ये केस होता है हमारा किसका, नो सॉल्यूशन का, किसका, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में, यानी इस केस में हमारी जो दोनों लाइन का जो ग्राफ आता है वो किस तरह का आता है, पैरेलल लाइन, ठीक है। कैसा आता है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये केसेस आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए इनका कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है, इनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या आता है, तब हमारा होता है। देखो मैं इसके साथ साथ ये बताया, तो कोइंसिडेंट लाइंस तब आता है अगर ये तीनों इक्वल होते, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर ये तीनों इक्वल होते तो कोइंसिडेंट लाइंस आता। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आता, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल आता B1/B2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। जो सही आंसर होगा एप्रोप्रिएट वही हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार से फिर से लिख देते हैं सही फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 3x/2 प्लस 5y/3, ये इक्वल टू में 7 है ना, इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो -7 = 0। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। सेकंड इक्वेशन है 9x + 10y = 14 है, = 14, हम उसको लेफ्ट में ले आते हैं तो -14 = 0, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या करना है, हमें इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो पता करना है, यानी A1/A2 और B1/B2, C1/C2 ये हमें पता करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं, A1/A2। अब बताइए A1/A2 क्या होगा, A1/A2 होते हैं x के कोफिशिएंट्स, यानी दोनों इक्वेशन में जो x के जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, यहाँ पर है 3/2, 3/2 है, ये है A1, 9 है A2, ठीक है। तो A1/A2 क्या होगा 3/2, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये जो कि A1 था, और अपॉन में A2, A2 की वैल्यू कितनी 9, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो क्या आएगा 3/2 अपॉन में नीचे 9 है सिंगल, तो इसके नीचे भी हमने 1 मान लिया, 1 को हम सबसे ऊपर पहुंचाएंगे 3 से मल्टीप्लाई, और 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या आएगा 3 × 1 अपॉन में 2 × 9, यही तो आएगा। हम क्या करेंगे 3 3 या 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे आएगा 2 × 3 6, यानी कि 1/6, कितना आ गया A1/A2 की वैल्यू आ गई 1/6। सेम इसी तरह से हम जरा B1/B2 भी निकाल लेते हैं। अब देखो B1 है हमारा ये 5/3, ये है B1, और B2 है 10। तो हम क्या करेंगे, हम B1/B2 की यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आएगी देखो 5/3/10। इसको जरा देखते हैं कितना आएगा, देखो 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, 1 जाएगा, 5 के बाद ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब बाहर वाला मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या आएगा 5 1 × 1 5 1 5, और 3 × 10 3 × 10, इस तरह से लिख दिया, 5 2 10। ये देखो 3 × 2 क्या जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 1/6, ठीक है। B1/B2 की वैल्यू भी आ गई कितनी 1/6। C1/C2 भी चेक कर लेते हैं जरा, C1/C2 कितना आएगा देखो -7/-14, -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 48, 7 2 14, कितना आ जाएगा ये 1/2। देखिए A1/A2 आया 1/6, B1/B2 1/6, C1/C2 आया 1/2, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट, या फिर हियर भी लिख सकते हो आप, A1/A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड ये तीसरा वाला इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। तो ये कंडीशन जब होती है तब क्या आता है, नो सॉल्यूशन। क्या आता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाली जो केस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट। और लाइन कैसी आती है इन दोनों का, अगर ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो लाइन कैसी आती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पूछा नहीं पर मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन क्या है इसका, इनकंसिस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। एक फ्रैक्शन हो जाता है 1/3 कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में से 1 घटाया जाए। आगे कुछ और लिख रखा है उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना हम लिख लेते हैं। अब देखिए जब भी फ्रैक्शन के बारे में बात होगी ना तो हम हमेशा लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। हमेशा आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है x अपॉन वाई। आप a अपॉन बी या कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो। ठीक है, कंडीशन थी ये, अगर इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से तो बन जाता है 1/3। अब हमारा x अपॉन वाई फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर में से 1 घटाए थे यानी ऊपर से -1 कर दिया, तब ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इसके आगे लिख देता हूँ। 3 को इधर सॉरी 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x - 3 इक्वल टू हो जाएगा ये, y को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा y × 1 y। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सही से लिख लेंगे तो क्या आएगा, 3x - y इक्वल टू 3। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए आगे पढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/4। अब देखो ये, अगर ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाता है 1/4 कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। 8 को अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तब ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। चलिए फ्रैक्शन हमारा था क्या, x अपॉन वाई। x अपॉन वाई में अगर जो 8 को ऐड करते हैं टू द डिनोमिनेटर तो y + 8। x अपॉन वाई था, हमने डिनोमिनेटर में यानी कि y में 8 ऐड किया तब बन जाता है ये 1/4। तब यहाँ से देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 को x से करेंगे तो क्या बनेगा, 4x इक्वल टू वाई + 8। ये इक्वेशन बनेगी, 4 को इधर किया और y + 8 को 1 से, तो 4x इक्वल टू वाई + 8। या फिर हम इसको सही से लिखें तो 4x - y इक्वल टू 8। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है। चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। देखो ये जो 2 इक्वेशन आ गई हमारी, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, चलो मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x - y इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख देता हूँ, 4x - y इक्वल टू 8। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से करेंगे तो ध्यान दीजिए कि कोई भी 2 टर्म हमारी सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे वाली, या तो x वाली या फिर y वाली। टर्म का मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों को सेम हो जाए तो टर्म अपने आप सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ -y, यहाँ भी -y सेम टर्म है, ऑन एडिंग करूंगा तो जुड़ जाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग करने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली टर्म जैसे 4x है माइनस का हो जाएगा, -y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस y और ऊपर -y ये कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचता है, -4x ऊपर +3x, तो यहाँ बचेगा माइनस का x इक्वल टू -8 ऊपर प्लस का 3, तो ये बचेगा -5। एक माइनस का एक प्लस का तो घटा देते हैं, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। यहाँ 8 बढ़ा तो 8 से पहले माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, -x इक्वल टू -5, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, 5। अब x की वैल्यू आ गई, अब आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में एक में पुट कर दो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, तो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर 3 × x है ना, तो 3 × 5 माइनस y इक्वल टू 3। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15, 15 माइनस y, 3 5 15 और -y, चलो -y को हम भेज देते हैं राइट साइड में, ऊपर यहाँ से राइट साइड से 3 ले आते हैं, तो 3 इधर प्लस का तो यहाँ आ गया माइनस का 3।
इक्वल टू माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो गया। तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 माइनस 3 12। तो 12 इक्वल टू वाई, या फिर हम लिख सकते हैं इसको, चलो पहले तो लिख दिया मैं 12 इक्वल टू वाई, 12 इक्वल टू वाई। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 12। देखो y यानी डिनोमिनेटर आ गया, x यानी न्यूमरेटर भी आ गया। अब हमारा जो फ्रैक्शन क्या हो गया, देखो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन y था ना, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमने निकाली 5 और y कितना आया 12, तो 5 अपॉन 12 इसका आंसर आ गया, ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। यहाँ फादर की एज है और सन की एज है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी एज को x और y मान लेते हैं। चलिए फादर की एज को हम x मान लेते हैं और जो बेटे की एज को मान लेते हैं y। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट फादर्स एज बी x, फादर्स प्रेजेंट एज हम मानेंगे यहाँ पे। तो लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, एंड जो सन की एज है तो हम यहाँ लिख लेते हैं सन्स प्रेजेंट एज, सन्स की प्रेजेंट एज को मान लिया हमने y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ जो दे रखी है वो ये दे रखी है, प्रेजेंट एज जो फादर की वो 3 year मोर देन, तो चलो प्रेजेंट एज फादर की बारे में बात करें तो x इक्वल टू 3 year मोर, तो मोर के लिए हम प्लस लगाए थे, 3 प्लस 3 year मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 प्लस 3y। बात आप समझिए, फादर की एज x थी, x लिखा हमने, इक्वल टू में 3 year मोर, तो मोर के लिए प्लस लगाया, 3 times द एज ऑफ हिज सन, सन की एज y थी तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख सकें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन समझते हैं, 3 years हेंस, यहाँ पे भी 3 साल बाद, 3 साल बाद अगर देखो अभी प्रेजेंट एज फादर की x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, जो अभी x है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और अभी जो सन की एज है y, तो ये 3 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 3। ये बात आप समझना, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। देखो 3 years हेंस यानी 3 साल बाद फादर्स एज विल बी, फादर्स एज अभी है, चलो मैं इसी के नीचे यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर एज अभी x थी, ये क्या हो जाएगा 3 साल बाद x प्लस 3, तो फादर्स एज विल बी यानी इक्वल टू लगा दिया 10 years मोर, मोर के लिए प्लस, तो 10 प्लस 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। अभी एज है सन की कितनी y, तो उसका दुगना कितना हो जाएगा 2y, नहीं 2 आपने यहाँ लिखा और y की जगह हम क्या लिखेंगे y प्लस 3। क्यों, देखिए 3 साल बाद की बात चल रही है ना, तो अभी x था तो x प्लस 3 हो गया, तो y भाई 3 साल के बारे में जब 3 साल के बाद के बारे में बात चल रही है तो जो प्रेजेंट एज अभी x थी फादर की तो ये x प्लस 3 हो गया, और जो बेटे की एज y थी तो ये भी तो y प्लस 3 होगा, तो उसका दुगना होगा। ठीक है, इसलिए 10 प्लस 2y ना लिखकर 2 और ब्रैकेट में y प्लस 3 लिखा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 10 प्लस 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 2y प्लस 2 3 या 6। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो x यहाँ लिखा और 2y को हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और 3 को हम लेफ्ट राइट साइड में ले आएंगे तो क्या होगा 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। अब देखिए दो इक्वेशन आती है, एक तो ये आ गई x माइनस 3y इक्वल टू 3, वो फर्स्ट थी, और ये वाली आ गई कितनी सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख देते हैं, ये थी x माइनस 3y इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 13। ठीक है, लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। बताइए सब्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग हम तब करते हैं जब जो टर्म हमें एलिमिनेट करनी होती है अगर उनके सेम साइन होते हैं, ऊपर प्लस x नीचे भी प्लस x, तो कैंसिल आउट तो होंगे नहीं, ये तो जुड़ जाएंगे, तो हमें कैंसिल आउट करना है, इसलिए लिखा हमने ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज कर देंगे। ये x था माइनस का हो गया, जो माइनस 2y था प्लस का हो गया, प्लस 13 था तो माइनस का। अब देखो x और माइनस x कट गए, प्लस 2y माइनस 3y ये आ गया माइनस का y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस 13 ऊपर 3, तो ये आ जाएगा माइनस का
10, कितना है माइनस का 10। अब देखो माइनस माइनस, चलो नीचे काट दूंगा, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 10। y क्या था, बेटे की एज को हमने माना था, ये जो सन की एज को हमने माना था y, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो देयरफॉर यहाँ पर, चलो मैं यहाँ लाइन खींचकर लिख देता हूँ, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या था, चाहे यहाँ पर पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, किसी से भी किसी में पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। x इक्वल टू 3 प्लस 3y था ना, तो 3 प्लस 3y, चलो यहाँ नीचे लिख दूंगा, 3 प्लस 3y यानी 3 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 10 कितना 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाती है 33, ठीक है। तो ये आ गई फादर की एज, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर, आप यहाँ लिख सकते हैं फादर्स एज या फादर्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई 33 ईयर्स, और जो सन की एज कितनी आ गई, सन्स एज आप लिख सकते हैं वाई था, तो वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो बेटे की एज कितनी आ गई 10, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो चलिए आप करते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो इक्वेशंस गिवन है, हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पता करना है। देखिए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशियोज निकालने पड़ते हैं, किससे, कोफिशिएंट्स के रेशियो। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, 8 को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 4y है, माइनस 4y हमने लिख दिया, इक्वल टू में 9 है, इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट का रेशियो पता कर लेते हैं। देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब है जो x, दोनों इक्वेशन में जो x हैं उनके कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ 6, यानी 3 अपॉन 6, ये आ गया कोफिशिएंट का रेशियो, क्या आ गया 1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 आ गया 1 अपॉन 2। ऐसे ही जरा b1 अपॉन b2 भी निकाल लेते हैं, तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा, देखो y के जो कोफिशिएंट यानी कि 2 और ये -4, तो कितना आएगा 2 अपॉन माइनस का 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 या 4, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2, 1 अपॉन -2 हो या 1 अपॉन सॉरी -1 अपॉन 2 हो या 1 अपॉन -2 हो, एक ही बात है। अब देखो a1 अपॉन a2 है 1/2 और b1 अपॉन b2 है -1/2। वैसे तो यहीं से हमें पता पड़ जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट है, फिर भी हम थर्ड वाला यानी कि c1 अपॉन c2 रेशियो भी निकाल लेते हैं एक बार। तो c1 अपॉन c2 कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा देखिए -8 अपॉन -9, -8 अपॉन -9, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर c1 अपॉन c2 भी इनके इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो कैसे, यहाँ पर 1/2 था, यहाँ -1/2, तो ये इक्वल आपस में है नहीं। जब ये नहीं होते इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं होते तब होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई एक सॉल्यूशन आएगा, और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता है तब ये केस किसका होता है, कंसिस्टेंट का, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया, कंसिस्टेंट। देखो एक तो आता है यूनिक सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट केस, एक दूसरा आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, उसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। वहां क्या होता है, वहां a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते तब हम बोलते क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लाइन कैसी बनती, कोइंसिडेंट लाइन, और उसके इसको भी हम क्या बोलते, कंसिस्टेंट। तो चलिए ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ फीडबैक जरूर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।